प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीति की मुख्य बातें या तत्व। यस बेटा, आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? प्राचीन भारतीय राजनीति की मुख्य बातें या तत्व भी कह सकते हैं इसको। मान लीजिएगा आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय राजनीति के मुख्य तत्वों के ऊपर एक लेख लिखिए, निबंध लिखिए। यस, तो इसके आधार पर आप अच्छे समझा सकते हैं। बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने प्राचीन भारतीय राजनीति के ऊपर 65 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उन सभी जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए उन सब का सार निचोड़ ले रहा हूँ आज मैं। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीति की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्राचीन भारतीय राजनीति की जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, प्राचीन भारतीय राजनीति का जो निचोड़ है, प्राचीन भारतीय राजनीति का जो सार तत्व है, वो आज के लेक्चर में आपको समझा रहा हूँ। हालांकि प्राचीन भारतीय राजनीति की जो मुख्य बातें हैं या इसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसके ऊपर मैं 2 लेक्चर अपलोड करूंगा। एक लेक्चर आज हो जाएगा, एक अगला लेक्चर हो जाएगा। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण बातें या तत्वों के ऊपर मैं 2 लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। कारण यह है जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारा लक्ष्य केवल समझाना है, हमारा लक्ष्य रटाना नहीं है तोते की तरह। यहीं हम तो आपको राजनीति विज्ञान अच्छे से समझाना चाहते हैं बेटा। तो ध्यान दें, आज का हमारा क्या टॉपिक है? प्राचीन भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण बातें या तत्व। मतलब यदि हम प्राचीन भारतीय राजनीति की बात करें तो वास्तव में मनु, कौटिल्य और शुक्र से भी पहले वेदों में भी राजनीतिक विचार मौजूद हैं। और ऐसे राजनीतिक विचार हैं जो कि अपने आप में शाश्वत हैं, शाश्वत सत्य हैं। ऐसे मूल्य हैं जो कि शाश्वत मूल्य हैं, जो कि देश, काल, परिस्थिति विशेष से बंधे हुए नहीं हैं। वेदों के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं, उन राजनीतिक विचारों को पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनाया जा सकता है। शाश्वत सत्य हैं। मैं कह सकता हूं यहां पूरे विश्वास और दावे के साथ कि पूरी दुनिया के अंतर्गत ऐसे राजनीतिक विचार कहीं मिल ही नहीं सकते। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि भारत के अंतर्गत राजनीतिक विचार नहीं है, भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं था, गलत बात है। हम तो ये कहेंगे कि पश्चिम वाले जब ये आरोप भारत पर लगाते हैं तो हम विपरीत रूप में कहेंगे कि पश्चिम वाले जिन राजनीतिक मुहावरों का आज प्रयोग करते हैं, इन राजनीतिक मुहावरों का तो हम भारतीयों ने प्रयोग कर कर बहुत समय पहले छोड़ दिया है। ये ध्यान देने की बात है बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इससे संबंधित है प्राचीन भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण बातें। मतलब इसके अंतर्गत हम केवल वो बातें लेंगे, वो तत्व लेंगे जिसके आधार पर आप प्राचीन भारतीय राजनीति को सार रूप में समझ सकेंगे। चलिए, टॉपिक का नाम लिखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीति की मुख्य बातें या तत्व। यस, नोट करेंगे या तत्व। ठीक है, तो आज हम प्राचीन भारतीय राजनीति की 4 बातें या 4 तत्व लेंगे। जरा नोट करेंगे, 4 बातें या केवल 4 तत्व लेंगे। बाकी बचा हुआ है वो कल के लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। और जो 4 बातें होंगी बेटा, वो 4 बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीति की ये 4 बातें आप समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की ज़्यादातर बातें समझ जाएंगे। मतलब ये चारों बातें मैं आज आपको इस रूप में समझाऊंगा कि आज तक भी आप देखेंगे कि इन बातों को यदि आज भी स्वीकार किया जाए तो बेटा राजनीति का अपराधीकरण नहीं हो सकता। राजनीति के अंतर्गत आज जो असत्यता, शोषण, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अपराधीकरण हो रहा है, ये सब नष्ट हो सकता है अगर प्राचीन भारतीय राजनीति के तत्व आज स्वीकार किए जाएं, आधुनिक समय में स्वीकार किए जाएं। बस यहाँ दुख की बात यह है कि आधुनिक समय में राजनीति के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक मूल्यों को छोड़ा जा रहा है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही। इसलिए आज राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है, जो कि एक हम कहेंगे राजनीतिक विकास का संकेतक नहीं है बल्कि राजनीतिक पतन का संकेतक है। पॉलिटिकल डीके, सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि राजनीतिक पतन तो वही राजनीतिक पतन है कि आज वास्तविक रूप में राजनीतिक पतन का ये संकेत देखा जा सकता है। और जो ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के तत्व हैं या बातें हैं, इनको आधुनिक समय में स्वीकार किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी राजनीति बहुत शुद्ध, पवित्र, पाक साफ हो सकती है। यस, चलिए बेटा, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आज के इस लेक्चर में हम केवल 4 बातें ले रहे हैं। सबसे पहले इन चारों बातों का आप नोट करेंगे बेटा, नोट करो।
पहले चारों बातें नोट करेंगे, उसके बाद में आगे हम क्रम से ये सारी बातें समझा देंगे। मतलब नोट्स रूप में तो सारा मैंने आपके लिए तैयार कर लिया, लेकिन मेरा लक्ष्य समझाना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी तक मैंने लगभग 1100 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, फिर कह रहा हूँ मेरा लक्ष्य केवल 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 आपको समझाना है। मेरा लक्ष्य राजनीति विज्ञान को समझाना है, आपको ये बताना है कि राजनीति विज्ञान आखिर है क्या, इसको कैसे समझें। मेरा लक्ष्य केवल यही है, केवल यही है, बार बार कह रहा हूँ। तो 4 बातें आज ले रहे हैं। पहली बात है बेटा, नोट करेंगे आप, धर्म और राजनीति। पहली बात क्या है, धर्म और राजनीति। दूसरी बात होगी सामाजिक समझौता सिद्धांत। नोट करेंगे, यहाँ मैंने मतलब जो है इसको नोट कर रखा है, लेकिन ये क्रम से आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, सामाजिक समझौता सिद्धांत। तीसरा होगा राजपद का देवत्व, और चौथा हो जाएगा सप्तांग सिद्धांत। नोट करें, सप्तांग सिद्धांत। मतलब आज हम 4 बातों की चर्चा करेंगे बेटा। ये चारों बातें, ये चारों तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन चारों तत्वों का हम अच्छे समझ जाते हैं तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधी बात हमारी समझ में आ गई। और आधुनिक समय में इन तत्वों को अपनाया जाना चाहिए, इन तत्वों की कदर की जानी चाहिए, इन तत्वों का व्यवहार में आज प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर आज इनका प्रयोग किया जाए तो राजनीति पाक साफ हो सकती है। राजनीति का नाम लेते ही आज लोग एकदम इससे भयभीत हो जाते हैं, अरे वो राजनीति, बचो इससे। नहीं, राजनीति से बचना नहीं, राजनीति तो अति प्रशंसा की पात्र है। राजनीति अति प्रशंसा की पात्र है। मैं क्या बोल रहा हूँ, राजनीति अति प्रशंसा की पात्र है। राजनीति से डरना क्या, घबराना क्या। राजनीति तो निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, और निर्णय लेने की प्रक्रिया से भी भला कोई डरता है, घबराता है? नहीं, ये लोगों के विचार ही गलत होते जा रहे। तो इसलिए मैं प्रतिदिन जो लेक्चर अपलोड करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक बातें आपको बताई जाती हैं। तो चलो नोट करें। पहली बात मैं आपको समझा रहा हूँ, चारों बातें केवल समझाऊंगा, उसके बाद नोट मैंने कर दिया यहाँ। पहली बात है धर्म और राजनीति। बेटा, जब हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, जैसे वेदों की राजनीति का अध्ययन करते हैं, 4 वेद हैं, मनु, कौटिल्य है, शुक्र का अध्ययन करते हैं, तो इनमें बेटा विशेषकर जो मनु की मनुस्मृति है, मनु की मनुस्मृति जिसमें 12 अध्याय है, 7वां अध्याय राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7वें अध्याय में राज्य से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि राजनीति धर्म के अधीन होगी, राजनीति शास्त्र धर्म शास्त्र के अधीन होगा। और इसी के साथ में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत धर्म और राजनीति के समन्वय की बात की गई है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत धर्म को, नैतिकता को राजनीति का आधार माना गया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा गया है कि वास्तविक रूप में धर्म विहीन राजनीति हो ही नहीं सकती है। मतलब राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता होना ही चाहिए। ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात है, और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो मूल बात है वो यही है कि इसमें धर्म और राजनीति का पृथक्करण नहीं किया गया, बल्कि धर्म और राजनीति का समन्वय किया गया है। आप देखिएगा, ये तो प्राचीन भारत के अंतर्गत कहा गया है, लेकिन आधुनिक समय में गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी ये बात स्वीकार की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी ये कहा है कि वास्तविक रूप में साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। फिर इसके बाद में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। जैसे गांधी जी के सामने लक्ष्य था भारत की आज़ादी, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हमारा जो साध्य है वो पवित्र है, तो साधन ही पवित्र होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने कह दिया कि हिंसा के आधार पर हम कभी भी राजनीति मतलब नहीं करेंगे, या हिंसा के आधार पर कभी भी, मतलब हिंसा तक आंदोलन के आधार पर हम कभी भी आज़ादी को पसंद नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से आज़ादी को प्राप्त करेंगे। मतलब मूल बात यह है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत धर्म और राजनीति के समन्वय की बात की गई है, और यहाँ तक कहा गया है कि राजनीति धर्म के अधीन होनी चाहिए। और जब राजनीति धर्म के अधीन होगी, नैतिकता के अधीन होगी, समाज के उच्च मूल्यों के अधीन होगी, तो ऐसी राजनीति के अंतर्गत असत्यता, हिंसा, शोषण, भ्रष्टाचार ये हो ही नहीं सकता है। जबकि आज की राजनीति में ये सारी बातें आपको देखने में मिलती है। इसका मूल कारण क्या है? ये क्योंकि धर्म का भावार्थ आज गलत लिया जाता है। धर्म का अर्थ आज संप्रदाय विशेष के लिए लिया जाता है, पंथ विशेष के लिए लिया जाता है, जो कि गलत है। धर्म का अर्थ तो समाज के उच्च मूल्यों के रूप में, कर्तव्यों के रूप में लिया जाना चाहिए। धर्म तो एक कर्तव्य के रूप में है, धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में लिया जाना चाहिए। धर्म तो पिता का धर्म भी होता है, माता का धर्म भी होता है, बेटे का धर्म भी होता है, बेटी का धर्म भी होता है,
विद्यार्थी का धर्म होता है, शिक्षक का धर्म होता है, तो क्या इसको आप पंथ संप्रदाय के विशेष में लेंगे? नहीं 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 नहीं, इसका अर्थ कर्तव्य के रूप में लेंगे। इसलिए राजनीति हमेशा कर्तव्य के अधीन होनी चाहिए। यस, राजनीति कर्तव्य के अधीन होनी चाहिए। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो ये बात कही गई है कि धर्म और राजनीति का समन्वय हो, राजनीति धर्म के अधीन हो, राजनीति शास्त्र धर्म शास्त्र के अधीन हो, अर्थात वास्तव में जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है वह समाज के उच्च मूल्यों के नैतिकता के अधीन होना चाहिए। और आधुनिक समय में इस बात का समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी किया है। तो यही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य बात है सार रूप में। यस, तो पहली बात क्या होगी? धर्म और राजनीति। ठीक है, दूसरी बात हम लेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। बेटा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ये हम देखें तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में हालांकि विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं, जैसे दैवोत्पत्ति का सिद्धांत की भी चर्चा की गई है, मनु ने अपनी मनुस्मृति में इसकी चर्चा की है। लेकिन कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा की है? महाभारत में भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात आती है, वेदों में भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात आती है। मतलब राज्य की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की गई है। अब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जिस सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की जाती है, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत किसी से उधार लिया हुआ नहीं है कि भाई हॉब्स से ले लिया, लॉक से ले लिया, रूसो से ले लिया। पश्चिम के अंतर्गत 3 संवेदवादी विचारक हैं, 3 समझौतावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। लेकिन ये वास्तव में भारतीय या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मौलिक देन है। क्या? सामाजिक समझौता सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में महाभारत के अंतर्गत उसका जो प्रमुख व्यक्तित्व है भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह ने शांति पर्व के अंतर्गत सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा की है। कौटिल्य ने भी अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा की है। वेदों के अंतर्गत भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा की गई है। और आधुनिक समय में यदि हम देखें तो ये कह सकते हैं, बेटा कहने के लिए कहा जाता है कि आज लोकतंत्र है। आप कहेंगे मुझसे कि सर आप कैसी बात करें? देखिए ना, ऐसी बात है कि आधुनिक समय में सामाजिक समझौता सिद्धांत कहाँ है? सामाजिक समझौता सिद्धांत तो पुराना हो गया है, फीका पड़ गया है। आज तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत को सर्वसम्मति से पूरी दुनिया में स्वीकार कर लिया गया है ना। आप ये तर्क दे सकते हैं, लेकिन बेटा ध्यान दें, जब हम चुनावों का समय होता है और जब हम हमारे मत का प्रयोग करते हैं तो जरा ध्यान दें, अपने मत का प्रयोग करते समय भले ही हम वहाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम उसी व्यक्ति को मत देते हैं कि हम आपको इस शर्त पर अपना मत देते हैं कि आप हमारे लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाएंगे, हमारी सभी मांगों को पूरा करेंगे। यदि आपने हमारी सब मांगें पूरी की, आपने अच्छे कानून बनाए, तो अगली बार भी हम आपको अपना मत देंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अगली बार हम आपको अपना मत नहीं देंगे। तो ये भी एक समझौता ही हो रहा है। जरा आप इसकी गहराई में जाइएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत आज ही पूर्ण रूप में समाप्त नहीं हुआ है। लोगों ने इसका विश्लेषण अच्छे से किया ही नहीं है, इसलिए कह दिया जाता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की आज कोई सार्थकता नहीं। किसने कहा है सार्थकता नहीं है? आज भी सामाजिक समझौता सिद्धांत तो कौन कह रहा है नहीं है? हम हमारे मत का प्रयोग करते हैं तो समझौते के आधार पर कर रहे हैं, लिखित रूप में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे भाव प्रकट हो रहे हैं। ये देखिएगा, ठीक है। 2 बातें। तीसरी बात नोट करेंगे, राजपद का देवत्व। बेटा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो तीसरी बात है वो राजा के पद का देवत्व की बात है। नोट करेंगे, राजपद का देवत्व मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राजा के पद को देवत्व के रूप में माना जाता था। मतलब एक प्रकार से इसको देवता के रूप में माना जाता था कि जो राजा है वह वास्तविक रूप में, चूंकि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ही माना गया है। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में इसकी चर्चा की है कि जब चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई, मत्स्य न्याय चारों तरफ व्याप्त था, छोटी मछली जैसे बड़ी जो छोटी मछली होती है बड़ी मछली का निवाला बन जाती है, या बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ऐसे ही शक्तिशाली लोग शक्तिहीन लोगों को परेशान करते हैं। तो मत्स्य न्याय से, अराजकता से बचने के लिए फिर क्या किया, लोगों में डर व्याप्त हो गया, भगदड़ मच गई। तो उन्होंने ईश्वर से, ब्रह्मा जी से, प्रभु से प्रार्थना की और इसके बाद में उन्होंने राजा या राजपद की स्थापना की। अब राजपद की स्थापना की तो आप देखिएगा यहाँ मनु ने अपनी मनुस्मृति स्पष्ट रूप में कहा है कि जो राजा होता है उस राजा में 8 देवताओं के गुण होते हैं। कौन कौन से देवता होते हैं इन सबकी चर्चा मैंने मनु की जो लेक्चर दिए हैं उनमें अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं पीछे। 8 देवताओं के गुण होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि 8 देवताओं के
8 देवताओं के अंश गुण हो, तो इसका मतलब जो भारत का राजा है, प्राचीन भारत का जो राजा की चर्चा की गई है, वो राजपद का देवत्व है, मतलब उसमें देवताओं के अंश होंगे, देवताओं के गुण होंगे, वो कभी निरंकुश नहीं हो सकता, अत्याचार नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व के अंतर्गत जिस राजा की चर्चा की गई है, जिस राजा के देवत्व की चर्चा की गई, पश्चिम से अलग है। पश्चिम के अंतर्गत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, परंतु वास्तविक रूप में जो पश्चिम का राजा है उसके ऊपर धर्म का कोई नियंत्रण नहीं है। पश्चिम का जो राजा है उसको दैवीय अधिकार दिए गए हैं, धर्म का नियंत्रण नहीं है, इसलिए निरंकुश हो सकता है। लेकिन जो भारत का राजा है वो देवताओं के अंशों से विभूषित है, इसलिए जो भारत का राजा है, प्राचीन भारत का जो राजा है, वो 8 देवताओं के गुणों से भरपूर होगा। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि वो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राजा के ऊपर धर्म का नियंत्रण होगा, राजा के ऊपर नैतिकता का नियंत्रण होगा, राजा के ऊपर समाज के उच्च मूल्यों का नियंत्रण होगा। इसलिए भारत के अंतर्गत जिस राजपद के देवते की चर्चा की गई, वो राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता। और यदि राजा कभी मनमाना आचरण करता है तो हमारे प्राचीन भारत के चिंतन के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ऐसे राजा को पद से जनता हटा सकती है। जबकि पश्चिम के अंतर्गत ये बात नहीं कही है। पश्चिम में तो ये कहा गया है कि राजा भले ही गलत आदेश दे, लेकिन उसके आदेशों का पालन करना जरूरी है। अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप ईश्वर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। तो ये पूर्व पश्चिम में अंतर है। पूर्व का मतलब भारत, यस, तो पूर्व पश्चिम के विचारों में ये अंतर हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद में चौथी बात है सप्तांग सिद्धांत। बेटा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की चौथी बात है सप्तांग सिद्धांत। वास्तव में देखा जाए तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत वेदों के अंतर्गत भी राज्य निर्माण के 7 तत्वों की चर्चा की गई है। मनु ने भी 7 तत्वों की चर्चा की है, कौटिल्य ने 7 तत्वों की चर्चा की है, ध्यान ने, शुक्र ने भी 7 तत्वों की चर्चा की है। इसके साथ में रामायण और महाभारत के अंतर्गत भी राज्य निर्माण के 7 तत्वों की चर्चा की गई है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो मूल बात है वो ये है कि इसके अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 तत्वों की चर्चा की गई है। और ये जो 7 तत्व हैं वास्तव में देखा जाए तो पूरे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत व्याप्त हैं। ये इसकी चौथी बात होगी। तो आज हम केवल 4 बात लेंगे। तो आपने, मैं आशा करता हूँ कि ये चारों बातें नोट कर लेंगे, 4 बिंदु नोट कर लेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर अच्छे से इसके नोट्स भी तैयार कर दिए हैं। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, पहले बात क्या होगी, धर्म और राजनीति। दूसरी बात क्या होगी, सामाजिक समझौता सिद्धांत, यस, है ना। सामाजिक समझौता सिद्धांत ये भारत की एक मौलिक देन है। हालांकि पश्चिमी हॉब्स, लॉक और रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, लेकिन हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत से प्राचीन भारत के अंतर्गत जिस सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा की गई वो अलग है। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर भारत की बात आती है तो भारत के अंतर्गत भीष्म पितामह ने इसकी चर्चा की है, कौटिल्य ने इसकी चर्चा की है अपने रचना शास्त्र के अंतर्गत। और इसके बाद में तीसरा है राजपद का देवत्व और चौथा है सप्तांग सिद्धांत। तो ये 4 बातें आज हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो आज केवल ये 4 बातें ही लेंगे, बाकी इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तत्व बचे हुए हैं उनको हम कल के लेक्चर में आपको समझा देंगे, ठीक है बेटा। अब इसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए, इनको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आरम्भ किया है कि भारत के अतीत में जिन राजनीतिक परंपराओं को व्यवहार एवं विचारों में अपनाया गया है उनकी अपनी कुछ विशेषताएं थी। हिंदू राजनीति वेदों से प्रारंभ होकर, आप जरा ध्यान देंगे, हिंदू राजनीति मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, हिंदू राजनीति वेदों से प्रारंभ होकर के, 4 वेद है ना, वेदों से प्रारंभ होकर के कौटिल्य के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। मतलब जो हिंदू राजनीति है, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो वेदों से माना जाता है। और वास्तव में ये कौटिल्य तक जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हैं और उसके बाद इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। मतलब वेदों से लेकर के और कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र तक का जो काल है वास्तविक रूप में हिंदू राजनीति का काल है। और इसके बाद में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का पतन प्रारंभ हो जाता है। किसके बाद? कौटिल्य के बाद में, कौटिल्य रचना अर्थशास्त्र के बाद में। कौटिल्य रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत पीछे के राजनीतिक चिंतन का निचोड़ है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हो उसमें कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। और इस बीच के काल में राजनीति को जिन विभिन्न मोड़ों से गुजरना पड़ा, मतलब वेदों से लेकर के और कौटिल्य तक का जो काल है इसमें राजनीति को विभिन्न मोड़ों से, विभिन्न रास्तों से गुजरना पड़ा है। और जिन प्रमुख विशेषताओं को अपनाना पड़ा वो यहाँ की राजनीति के उल्लेखनीय तत्व हैं। मतलब जिन विशेषताओं को यहाँ अपनाना पड़ा है वो यहाँ की राजनीति के मुख्य तत्व हैं। अब वो तत्व जिसमें से हम केवल आज 4 तत्व लेंगे, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें से केवल 4 तत्व लेंगे, ठीक है बेटा। चारों मैंने आपको समझा दिए, यहाँ नोट्स रूप में तैयार करेंगे आप। पहला है
नोट करें धर्म और राजनीति। तो बेटा मैंने पहला तत्व आपको समझा दिया, धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति में जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको भी आप बिंदु रूप में ले सकते हैं। जैसे धर्म और राजनीति पहला बिंदु हो गया, पहला तत्व हो गया। अब इसमें मैंने 3 बिंदु बनाए, ए, बी और सी। ए है भारतीय समाज और संस्कृति प्रारंभ से ही आध्यात्मिक और धार्मिक विशेषताओं से विभूत रही है। ध्यान दें, अभिभूत रही है। और यहाँ का रहन सहन, विश्वास, विचार, जीवन के अन्य क्रियाकलाप, जीवन के बाद की कल्पनाएं, सब कुछ आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ था तथा उस पर धर्म की छाप लगी हुई थी। धर्म का स्वरूप तथा विषय वस्तु यद्यपि समय समय पर बदलते रहे किंतु जीवन पर उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हुआ। जैसा कि डॉक्टर जायसवाल के शब्दों में, धर्म का विचार हिंदू मस्तिष्क में गहराइयों के साथ जमा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आप इसमें सारी बातें नोट कर सकते हैं, ये मैंने सारा बता दिया। दूसरा है, हिंदू ने धर्म को व्यवस्था का आधार माना है। भाई हिंदू ने धर्म को व्यवस्था का आधार माना है क्योंकि धर्म मीन्स कर्तव्य, धर्म मीन्स नैतिकता। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीति का आधार नैतिकता को माना गया, धर्म को माना गया है, और राजनीति को धर्म के अधीन माना गया है। ठीक है, तो ये बी होगा ये बिंदु। अब इसमें लिखना है तो ये सारी बात इसके अंतर्गत होगी। ठीक है, जैसे धर्म राज्य की विधि का एक मूल स्रोत भी माना जाता था। तीसरा सी है इसमें, पहले वाले में, प्राचीन भारत में धर्म का प्रभाव स्पष्ट होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उस समय राजनीतिक संस्थानों या विचारों की अवहेलना की गई है। ठीक है, विदेशी विचारकों ने संबंध में पर्याप्त भ्रामक विचार प्रकट किए हैं। जैसा कि प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के अनुसार भारतीय इतिहास के प्रारंभ में ही धार्मिक संस्थाओं ने यहाँ के लोगों के चरित्र और विकास को इतना नियंत्रित किया जिसका उदाहरण अन्य कहीं प्राप्त नहीं होता है। मतलब डेफिनेटली धर्म के अधीन रहा है यहाँ की राजनीति। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ प्राचीन आचार्यों ने राजनीति पर धर्म के प्रभाव को मानकर उसे पश्चिमी या पाश्विक प्रवृत्तियों एवं ग्रहित भावनाओं से उबारा है। उन्होंने राजनीति को स्वार्थ, संघर्ष, हिंसा, शोषण से बचाने के लिए उस पर धर्म के प्रभाव को स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये सारे आदि आप नोट कर सकते हैं। और धर्म और राजनीति के इस समन्वयवादी दृष्टिकोण को यद्यपि आज के धर्मनिरपेक्ष राज्य हे दृष्टि से देख सकते हैं किंतु यह उचित नहीं है क्योंकि यहाँ धर्म का अर्थ मूल मानवीय प्रवृत्तियों से लिया गया है जो सार्वजनिक कल्याण की वादी भूमि पर आधारित थी। ठीक है, दूसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है बेटा, ये प्राचीन भारतीय आचार्यों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौते अनुमत सिद्धांत को स्वीकारा है। ठीक है, और यह हॉब्स लॉ को रूसो से उधार लिया हुआ नहीं है बल्कि इनकी मौलिक कृति है। भीष्म, कौटिल्य आदि विचारकों ने समझौता के सिद्धांत की व्याख्या अपने रूप में की है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं। महाभारत का शांति पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, 2 बातें होगी। ठीक है, ये सारा नोट कर लेंगे। भीष्म वगैरह जो भी है, भीष्म पितामह है। तीसरा राजपद का देवत्व। भारतीय आचार्य ने राजपद को देवीय स्वरूप प्रदान करने के 2 उद्देश्यों को पूरा किया है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। इसके बाद में ये देख लेंगे, आप नोट कर लेंगे सारा का सारा। जैसे इसके अंतर्गत मनु आ जाएगा, मनु की मनुस्मृति की चर्चा है। ये डॉक्टर श्यामलाल पांडे ने विश्व राजनीतिक इतिहास में मनु के इन विचारों का विशेष स्थान माना है। भीष्म पितामह की चर्चा है यहाँ, ये देख लेंगे। ठीक है बेटा, और ये सोमदेव सूर्य ने भी राजा को देवता माना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। मनु की भांति सोमदेव ने भी राजपद को पवित्र, प्रतिष्ठित और मर्यादापूर्ण कहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में चौथा है सप्तांग सिद्धांत। भाई आज के लेक्चर में हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक 4 बातें ली हैं। ये चौथी बात क्या होगी? सप्तांग सिद्धांत। अब सप्तांग सिद्धांत में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया है। अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे, है ना। जैसे मनु ने 7 तत्व माने हैं, कौटिल्य ने भी 7, शुक्र ने भी 7, रामायण महाभारत में भी 7 तत्वों को उल्लेख किया गया है। जैसे स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश, सेना और मित्र। अब हालांकि नाम की बात आती है तो मनु, कौटिल्य, शुक्र ने राज्य निर्माण के जो 7 तत्व बताए हैं तो थोड़ा नाम में सूक्ष्म अंतर है। आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी नाम में सूक्ष्म अंतर है, रामायण का अध्ययन करेंगे तो नाम में सूक्ष्म अंतर। ये सब बातें मैंने पीछे आपको समझा दी हैं। ठीक है बेटा, सप्तांग सिद्धांत, तो इसको आप देख लेंगे। हाँ, ये जो मूल बात है इसको आप थोड़ा सा नोट करेंगे। जैसे भारतीय आचार्यों ने, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए राज्य को 7 अंगों से पूर्ण माना है ना। और इस विचारधारा को राज्य की सावयव विचारधारा भी कहा जा सकता है। इसके अनुसार जिस प्रकार प्राणी के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, जैसे व्यक्ति का शरीर है, हाथ पैर है, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य का शरीर भी 7 अंगों से मिलकर बना है। और ये 7 अंग क्या हैं? जैसे स्वामी या राजा, अमात्य, जनपद, दूर, कोश, दंड और मित्र। मतलब मनु, कौटिल्य, शुक्र, इन सभी ने इसका समर्थन किया है। 7
तत्वों की इन्होंने बात की है। ठीक है बेटा, तो ये सप्तांग सिद्धांत हो गया, इसको आप नोट करेंगे। ये सारी बातें मैंने इसके अंतर्गत दे दी हैं। वेदों के अंतर्गत जो चर्चा की गई, शुक्र ने जो है वृक्ष से इसकी तुलना दी है। जैसे उन्होंने राज्य की तुलना वृक्ष से की है, किसने? शुक्र ने, है ना। जिस प्रकार ये वृक्ष विभिन्न अंगों से मिलकर अंगों के संयोग का परिणाम है, उसी प्रकार राज्य भी अनेक एक वृक्ष मान लें तो कहना पड़ेगा कि राजा इसकी जड़ है, मंत्री इसके स्कंद हैं, सेनापति शाखाएं हैं, सैनिक पत्ते और फूल हैं, प्रजा फल है तथा भूमि इसका बीज है ना। इसकी तुलना कर दी गई। ठीक है बेटा। और इसके बाद में एक अन्य स्थान पर शुक्र ने राजा की तुलना प्राणी के शरीर से भी की है, मतलब व्यक्ति के शरीर से भी की है। कैसे? राजा को सिर, नोट करें, राजा को सिर, मंत्री को आँख, मित्र को कान, कोश को मुंह, सेना को मन, दुर्ग को हाथ और राष्ट्र को पैर माना है। मतलब कौटिल्य ने जो है इसकी तुलना वृक्ष से भी की है, व्यक्ति के शरीर से भी, मतलब जैसे व्यक्ति के शरीर में अंग होते हैं ऐसे ही इन्होंने राज्य निर्माण के 7 अंग या तत्व बताए, जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में भारद्वाज ने अमात्य को स्वामी अथवा राजा से भी अधिक महत्व दिया है, लेकिन कौटिल्य ने राजा को ही अधिक महत्वपूर्ण माना। जरा ध्यान दें अंतर। भारद्वाज ने मतलब जो अमात्य, मतलब आज की शब्दावली में कहें मंत्रिमंडल, अमात्य को स्वामी अथवा राजा से अधिक महत्व दिया है, लेकिन कौटिल्य ने राजा को अधिक महत्व दिया है। अंतर ध्यान रखना है, क्योंकि वह अमात्य की नियुक्ति करता है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बन जाती है। ठीक है। और अंत में यदि स्वामी संपन्न है तो अन्य प्रकृतियाँ भी संपन्न है ना। मतलब 7 प्रकृतियाँ हो गई ना। कौटिल्य ने इसको राज्य निर्माण के जो 7 तत्व हैं इनको प्रकृतियाँ भी कहा है, ध्यान देंगे, इनको प्रकृतियाँ भी कहा है। हालांकि 7 तत्व हैं, इनको तत्व भी कहा जाता है, अंग भी कहा जाता है, प्रकृति भी कहा जाता है। तो अब स्वामी संपन्न है तो अन्य प्रकृतियाँ भी संपन्न है, जैसे स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश, सेना और मित्र। तो इनमें अगर मान लीजिएगा स्वामी मजबूत है, संपन्न है, तो अन्य जो 6 प्रकृति वो मजबूत होंगी। ठीक है। और यदि राजा प्रमादी है तो दूसरे लोग भी उसी की तरह प्रमादी बन जाते। अगर मान लीजिएगा राजा चरित्रहीन है, प्रमादी है, तो डेफिनेटली जनता भी वैसी हो जाएगी। जैसा कि कहा भी जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने आपको ये 4 बातें अच्छे से समझा दी हैं। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं, मैंने बेहतर तरीके से समझा भी दिया है। और इसके बाद में आपके लिए नोट्स तैयार करने के लिए सारी बातें मैंने नोट भी कर दी हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। केवल समझने तक सीमित हैं तो केवल समझ लेंगे, और आप अपने ये कहीं सर हम तो अपने नोट्स भी बनाते हैं साथ में, तो आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा। बाकी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम कल के लेक्चर में आपको समझा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की इन 4 बातों को आज बेहतर तरीके से समझ गए। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो ये मूल तत्व हैं, महत्वपूर्ण जो बातें, इनको आप समझो। अगर इनको समझ जाते तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीछे मैंने आपको जो 65 लेक्चर अपलोड किए हैं, समझाया है, उन सबका सार है ये। इसलिए इनको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की 4 महत्वपूर्ण बातों को या तत्वों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।